नमस्कार। कभी सोचा है कि वो जो बैंक अकाउंट है या हाथ में जो नोट है उसके पीछे कितनी कितनी लंबी और दिलचस्प कहानी छिपी हो सकती है। आज हम भारत की बैंकिंग के उसी शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो सोचिए ब्रिटिश साम्राज्य की गलियों से शुरू हुई और आज हमारे फोन में मौजूद डिजिटल बैंक तक पहुंच गई है। अच्छा, एक सवाल है। किसी भी देश की इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था की असली जान, उसका लाइफ ब्लड क्या होता है? वो कौन सी नसें हैं, कौन सी धमनियां हैं जिनमें देश का पूरा पैसा बहता है? ये सवाल हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा है। इसका जवाब है उस देश का बैंकिंग सिस्टम। बिल्कुल, ये एक नदी की तरह है जो देश के कोने कोने तक पैसे को पहुंचाती है। और यकीन मानिए, भारत के बैंकिंग सिस्टम की कहानी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं, टर्न्स हैं और बड़े बड़े ऐतिहासिक बदलाव हैं। तो चलिए इसी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, बैंक किसी भी इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी जैसे होते हैं, उसका बैकबोन। उनका काम सिर्फ पैसा जमा करना या लोन देना ही नहीं है। नहीं, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा काम करते हैं। वो देश में पैसे का जो पूरा फ्लो है ना, जिसे मनी सप्लाई कहते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। और इसीलिए बैंक इतने जरूरी हैं। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं उस दौर में जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी, क्योंकि मॉडर्न इंडियन बैंकिंग की नींव वो वहीं से पड़नी शुरू हुई थी। ये सफर शुरू होता है 3 बड़े बैंकों से। इन्हें कहा जाता था प्रेसिडेंसी बैंक्स। सबसे पहले 1806 में बना बैंक ऑफ कलकत्ता, फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों अपने टाइम के, समझ लीजिए, बैंकिंग जायंट्स थे। फिर 1921 में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। इन तीनों को मिला दिया गया और बना एक विशाल बैंक, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो आज़ादी के बाद आया। 1955 में इसी इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया और इसने एक नया रूप लिया और ये बन गया भारत का सबसे बड़ा बैंक, हमारा अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। आज़ादी के बाद इंडियन बैंकिंग के इतिहास में अगर कोई सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी मोड़ आया तो वो था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी नेशनलाइजेशन का दौर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार को ऐसा करने की जरूरत पड़ी क्यों? देखिए, नेशनलाइजेशन से पहले की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। ज्यादातर बैंक प्राइवेट थे और उनका सारा का सारा फोकस सिर्फ बड़े शहरों और बड़ी बड़ी कंपनियों पर था, भाई जहां ज्यादा मुनाफा हो। नतीजा, गांव, किसान, छोटे व्यापारी, ये सब बैंकिंग की पहुंच से कोसों दूर थे। सरकार इसी तस्वीर को बदलना चाहती थी। मकसद साफ था, बैंकिंग को शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों से निकालकर गांव की धूल भरी पगडंडियों तक पहुंचाना। और इसी सोच के साथ साल था 1969। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। एक ही झटके में देश के 14 बड़े प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, पिक्चर अभी बाकी थी। 1980 में नेशनलाइजेशन की एक और लहर आई और इस बार 6 और प्राइवेट बैंकों को सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया। तो सवाल उठता है कि क्या ये कदम कामयाब रहा? इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इसके भी थे। एक तरफ अच्छी बात ये हुई कि बैंकिंग सच में गांवों तक पहुंची, खेती और छोटे उद्योगों को पैसा मिलने लगा। लेकिन दूसरी तरफ एक नई और बड़ी समस्या ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। सरकारी होने के बाद बैंकों की एफिशिएंसी कम हो गई, काम करने की रफ्तार धीमी पड़ गई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ गया और यहीं से बैड लोन्स की कहानी शुरू हुई। मतलब ऐसे कर्ज जो बैंक दे तो रहे थे पर वो वापस नहीं आ रहे थे। तो नेशनलाइजेशन से जो चुनौतियां पैदा हुईं, उन्होंने एक नए दौर का दरवाजा खटखटाया। साल 1991 आते आते ये बिल्कुल साफ हो गया था कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को अब एक बहुत बड़े रिफॉर्म, एक बड़े सुधार की सख्त जरूरत है। और इन सारे सुधारों के सेंटर में थी एक बहुत बड़ी समस्या, जिसका नाम था नॉन परफॉर्मिंग एसेट, शॉर्ट में कहें तो NPA। अब ये NPA क्या भला है? आसान भाषा में समझिए, ये वो लोन है जिसकी किश्त या ब्याज 90 दिनों से ज्यादा हो गए हैं और चुकाया नहीं गया। मतलब ये बैंक का फंसा हुआ पैसा है। अब सवाल ये कि ये NPA इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गाड़ी का इंजन ही जैम हो जाए।
जब बैंकों का पैसा इस तरह लोन में फंस जाता है तो बैंक खुद कमजोर हो जाते हैं, उनका प्रॉफिट गिरता है और सबसे बड़ी बात, उनके पास नए लोगों या नए बिजनेस को लोन देने के लिए पैसा ही नहीं बचता। और जब लोन का पहिया रुकता है तो पूरी इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, नरसिम्हम कमेटी। 1991 और फिर 1998 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स दी, जिन्होंने इंडियन बैंकिंग के लिए एक नए रोड मैप का काम किया। और यहीं से शुरू हुआ रिफॉर्म्स का एक नया दौर। इन फंसे हुए कर्जों से निपटने के लिए 2016 में एक बहुत ही पावरफुल हथियार लाया गया। इसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यानी IBC। इसका काम करने का तरीका सीधा है। जो कंपनी लोन नहीं चुका रही, उसके खिलाफ NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस फाइल होता है। फिर सारे लेनदार मिलकर एक प्लान बनाते हैं। और सबसे खास बात, इस पूरे प्रोसेस को 330 दिन की एक सख्त टाइमलाइन के अंदर खत्म करना ही होता है। लेकिन हथियार सिर्फ एक नहीं था, बैंकों के तरकश में और भी तीर थे, जैसे कि सारफासी एक्ट, जिसने बैंकों को पावर दी कि वो बिना कोर्ट गए डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं। फिर RBI एक फ्रेमवर्क लेकर आया, PCA यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये एक तरह का हेल्थ चेकअप है जो कमजोर बैंकों पर नजर रखता है ताकि वो फेल ना हो जाएं। और फिर आया इंद्रधनुष प्लान, जिसमें सरकारी बैंकों को सुधारने के लिए 7 सूत्रीय मतलब एक 7 पॉइंट एजेंडा था। तो बैंकों की सेहत तो सुधरने लगी, लेकिन अब फोकस एक नई चीज पर शिफ्ट हो रहा था, और वो था बैंकिंग फॉर एवरीवन। मतलब ये कैसे पक्का किया जाए कि बैंकिंग सेवाएं देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इस नए मिशन का मकसद एक लाइन में समझा जा सकता है, हर किसी को कम से कम कीमत पर हर तरह की फाइनेंशियल सर्विस मिले। इसी बड़े आइडिया को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। और इस दिशा में जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स में से एक बनी। इस एक योजना ने करोड़ों करोड़ों लोगों को पहली बार फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। अब देखिए, सबकी ज़रूरतें एक जैसी तो होती नहीं, है ना? इसीलिए अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग तरह के बैंक बनाए गए, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स या RRBs। ये खास तौर पर गांव में किसानों और छोटे कारीगरों के लिए हैं। फिर आए स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो छोटे बिजनेस और दुकानदारों पर फोकस करते हैं। और एक बिल्कुल नई कैटेगरी भी आई, पेमेंट्स बैंक। ये लोन नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, पैसा भेजना, बिल भरना, छोटे डिपॉजिट रखना, इन सब कामों को इन्होंने बहुत आसान बना दिया। एक और बहुत जरूरी पॉलिसी है जिसे कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या PSL। ये RBI का एक नियम है। ये नियम बैंकों से कहता है कि उन्हें अपने टोटल लोन का एक फिक्स्ड हिस्सा कुछ खास सेक्टर्स को देना ही होगा। कौन से सेक्टर्स? जैसे खेती, छोटे उद्योग यानी MSMEs, एजुकेशन, हाउसिंग, वो सारे सेक्टर्स जो देश के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ब्रिटिश राज से शुरू हुआ ये सफ़र आज डिजिटल युग तक आ पहुंचा है। हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है, नए तरह के बैंक हैं, सब कुछ है। लेकिन असली सवाल अब ये है, क्या सिर्फ सबका बैंक अकाउंट खुलवा देना ही काफ़ी है? या असली चुनौती ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि देश का हर नागरिक इन बैंकिंग सर्विसेज का सही में इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके? यही वो सवाल है जो हमें इंडियन बैंकिंग के भविष्य की ओर ले जाता है।